Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Conceptual questions, chapter number 12, current and electricity. Question number first क्या है? A heavy duty battery of a truck maintains a current of 3 ampere for 24 hours. How much charge flow from the battery during this time? तो आंसर क्या है? The amount of charge flow from the battery during 24 hours will be 25,900 कूलम। इसके साथ देखें एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल टाइप शॉर्ट क्वेश्चन है। तो गिवन डेटा लेके करंट कितना है वो है 3 एम्पेयर और टाइम कितना है 24 आवर। तो 24 आवर है तो 24 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड। तो इससे आ जाएगा क्या टाइम आ जाएगा। क्लियर होगी बात। नाउ कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन में आप लोग क्या करेंगे किम इज इक्वल टू आई टी, ये तो आप लोगों को पता है। तो आई की जगह ये 3 एम्पेयर डालो और टी की जगह 24 मल्टीप्लाई बाई 3600। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप लोगों के पास आंसर आ जाए इसके साथ लगाई कूलम और रीजन में ये आंसर और इसके साथ कूलम लगाए। क्लियर हो गई बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, while analyzing a circuit the internal resistance of EMF source are usually ignored because why? तो आंसर क्या है? The internal resistance of EMF sources are usually ignored because its resistance is very negligible as compared of load resistance। तो एक्सप्लेनेशन में लेके इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ हम क्यों इग्नोर करते हैं? बिकॉज इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर ऑफ लोड रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? वही अपोजिशन होता है। ठीक है, लेकिन ये अपोजिशन किस चीज़ का है? सोर्स ऑफ ईएमएफ। फॉर एग्जांपल बैटरी है या इलेक्ट्रिकल जनरेटर है या कोई और सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ठीक है, जैसे फ्लो ऑफ चार्ज इसमें होता है, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब हर एक सोर्स ऑफ ईएमएफ का क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। हमें पता है कि वी नो इट द वोल्टेज प्रोवाइडेड दिस टू द सर्किट इज लेस देन द वोल्टेज प्रोड्यूस बाय बैटरी। जो टर्मिनल वोल्टेज होता है जो हमने सप्लाई किया है किस चीज़ को? लोड रेजिस्टेंस को। ठीक है, या हमने लोड को अप्लाई किया वो कम होता है एज कंपेयर ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी। इसका मतलब ईएमएफ ज़्यादा होता है एज कंपेयर ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल की। क्लियर हो गई बात। अब टर्मिनल पोटेंशियल क्या है ये आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 12 में ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी टॉपिक में आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ा है अगर याद है, ईएमएफ इज इक्वल टू वी प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो ये वी क्या है? ये है टर्मिनल पोटेंशियल है। क्लियर होगी बात। नाउ फॉर एग्जांपल देखिए इन केस ऑफ बैटरी द इलेक्ट्रोलाइट्स अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रोलाइट्स लगे हुए हैं ना, मतलब बैटरी में तो केमिकल एनर्जी होता है जो कन्वर्ट होता है किस चीज़ में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है उससे। तो देखो एनालाइजिंग अ सर्किट जनरली द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ सोर्स इज वेरी स्मॉल एंड वी इग्नोर्ड फॉर अ गुड 12 volt battery having internal resistance of 0.01 ohm. If this battery is across load having a resistance of 3 ohm, then terminal potential will be what? मैंने क्या किया, एक बैटरी उठाया जिसका 12 volt पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस कितना है 0.01 ओहम रेजिस्टेंस है। ठीक है मैंने क्या किया, लोड रेजिस्टर लिया जो 3 ओहम इसका क्या है मैग्नीट्यूड है और इसमें मैं कोशिश करता हूं कि टर्मिनल पोटेंशियल को मालूम कर दो। तो टर्मिनल पोटेंशियल के लिए करंट की ज़रूरत है। तो I इज इक्वल टू ये क्या है? EMF डिवाइडेड बाय, देखो ये फार्मूला आपने पढ़ा है ना सॉरी, EMF इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस इंटू स्मॉल r। तो I का वैल्यू क्या होगा? EMF डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये I इज इक्वल टू ये EMF है, ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है। इससे आ गया 4 एम्पेयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं वी टर्मिनल यहाँ से मालूम करें तो ये क्या आ जाएगा? EMF माइनस आई आर। वैल्यू पुट करें आपके पास आंसर आ गया कितना?
11.96। अब यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ पे 11.96 है। इतना फ़र्क नहीं होता, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, जब इसको हम राउंड अप करें तो क्या बनेगा, 12 वोल्ट बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, इस वजह से हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्लियर हो गई बात। नाउ नंबर 3, इफ एल्यूमिनियम and copper wires of the same length having the same resistance which has a larger diameter and why। तो अगर हम एल्यूमिनियम और कॉपर सेम लेंथ और रेजिस्टेंस को ले लें तो एल्यूमिनियम का लार्जर डायमीटर होता है कॉपर से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, दोनों को मिला के तो यहाँ पे आ जाता है एक रेजिस्टिविटी भी आ जाता है। तो ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है तो डायमीटर के लिए अलग है और ये कॉपर के लिए अलग है, ठीक है। अब डायमीटर के लिए ये क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर ऑफ कॉपर के लिए, समझिए बात की। अब यहाँ पे डायमीटर अगर इस चीज़ को इन टर्म ऑफ रेडियस हम लिखें तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने एरिया पुट किया है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया की जगह आ गया पाई आर स्क्वायर, तो R बराबर हो गया रो एल डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। लेकिन इन टर्म ऑफ डायमीटर क्या होगा, R किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है d डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर R स्क्वायर है तो ये R स्क्वायर डी स्क्वायर और ये बनेगा 4, तो यहाँ पे डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 मैंने लगाए हैं। क्लियर होगी बात। ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 4 इंटू रो एल डिवाइड बाई पाई इंटू डी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है ये बात। तो ये हो गया आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर, एग्जाम्पल नंबर कंसेप्चुअल नंबर 3। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4, under what circumstances can the terminal potential difference of a battery exceed its EMF। तो ये तो जाहिर बात है कि जब चार्जिंग ऑफ अ बैटरी हो तो उस टाइम टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर ऑफ EMF। और मैंने भी यही लिखा हुआ है, आंसर लिखा है द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी एक्सीड्स एट EMF when battery is connected for charging through a battery charger। जब चार्जर हम लगाए, ठीक है, तो उस टाइम टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है, टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा होता है EMF से, ठीक है, जब बैटरी चार्जिंग पे लगा हुआ हो, ठीक है। जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, EMF से कम होता है जब बैटरी क्या होता है, डिस्चार्जिंग पे लगा हुआ हो। और टर्मिनल पोटेंशियल ये बराबर है EMF के, कब बराबर होगा, जब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मैं क्या लूँ, 0 ले लूँ। समझ गई बात की। तो बैटरी जब हम कनेक्ट करते हैं चार्जिंग के साथ तो चार्जर इट मेंटेन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इन दिस केस रिवर्स करंट इज प्रोड्यूस which is necessary to charge the battery, therefore the terminal potential of the battery is higher than its EMF by amount of internal resistance। मैथमेटिकली ये हमें पता है कि टर्मिनल पोटेंशियल पर क्या होगा, EMF प्लस IR होगा या EMF बराबर होगा VT माइनस I होगा। लेकिन ये सिर्फ चार्जिंग के लिए एक बात कर रहा हूँ, किस चीज़ के लिए, चार्जिंग के लिए बात कर रहा हूँ। अगर मैं डिस्चार्जिंग की बात करूँ ना तो ये क्या होता है, EMF इज इक्वल टू VT प्लस IR होता है, मतलब वहाँ पे VT इज इक्वल टू EMF माइनस IR होगा। लेकिन ये डिस्चार्जिंग के लिए है, किस चीज़ के लिए है, डिस्चार्जिंग के लिए है। और ये किस चीज़ के लिए है, ये चार्जिंग ऑफ अ बैटरी के लिए है। तो कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग VT एक्सीड देन EMF ऑफ द बैटरी बाय अमाउंट ऑफ इट। डायग्रामेटिकली यहाँ पर देखें, ये सोर्स ऑफ EMF है, ये R, ये वोल्टेज, और यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल होता है, मतलब जो बराबर है किस चीज़ के, I इंटू कैपिटल R। तो ये कब ज़्यादा होगा EMF से, जब ये बैटरी हमने चार्ज पे लगाया हुआ है थ्रू अ बैटरी चार्जर। नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो नंबर 1 क्या है, the voltage across the terminals of a battery or dry cell when it is going no current to the circuit is called EMF। मतलब पोटेंशियल बिटवीन क्या होता है बैटरी में, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। हमने सर्किट के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया है तो करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा।
ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द वर्डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ का जो फार्मूला है वो क्या है? वो है ईएमएफ इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई क्यू। W क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। और यहाँ पे क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, लेकिन WA टू बी क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये A है और ये क्या है? ये B है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ये है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक प्लस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रहा हूँ, समझ गई बात की? तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा वर्क डन हो गया फ्रॉम A टू B, किस चीज़ पे? चार्ज में। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ईएमएफ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया और यहाँ पर भी है कि ईएमएफ किस चीज़ के बराबर है? V प्लस IR के बराबर है। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो जनरली पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ, यही चीज़ है। लेकिन V मैंने यहाँ पर लिख दिया IR को उस साइड पे शिफ्ट करें तो क्या बनेगा? V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू R। नंबर 4 में क्या होगा? द EMF ऑफ द सोर्स डिक्रीज एज द सोर्स बिकम ओल्डर एंड ओल्डर। जब बैटरी पुरानी हो जाती है तो ये जो है क्या करता है? EMF इसमें कम प्रोड्यूस होता है, EMF कम होता है। क्यों? वो जो केमिकल एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो जितना ये ज़्यादा टाइम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता है किस चीज़ में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये अपना काम छोड़ देता है। फिर आप लोग इसको मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, वो चार्ज करते हैं, इसमें केमिकल्स वगैरह डालते हैं, फिर सही करते हैं, फिर आपको देते हैं, रिपेयर करते हैं, समझ रही बात की? लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा के लिए क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। अगर हाइयर है, लोअर है, लेकिन चेंज ये कभी भी नहीं होता। The EMF of a battery is generated by the chemical action in the battery। सारी बात है, केमिकल्स होते हैं इसमें। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है वो बिटवीन हाइयर एंड लोअर पोजीशन या हाइयर एंड लोअर पॉइंट्स के दरमियान होता है, समझ गई बात की? तो ये क्या है? ये आ गया कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? How the loop rule and junction rule are based on the conservation of energy। तो ये क्या है? देख ले आप, किरचॉफ्स लूप रूल जो KVL हम इसको कहते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है, in any closed electrical complex circuit the algebraic sum of all the EMF and voltage drop in resistor is equal to 0। ये तो एक कम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है। इसमें हम कहते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMFs इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन द रेजिस्टर इज इक्वल टू व्हाट? 0। ये बराबर होगा 0 की, या हम कहते हैं कि यहाँ पे जो ऑल EMF है ये बराबर होंगे वोल्टेज ड्रॉप के। यहाँ पे मैंने कंडीशन या मैथमेटिकली भी लिखा हुआ है, समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR, या समेशन ऑफ EMF माइनस समेशन IR इज इक्वल टू 0। यहाँ पे EMF 1 हम इस तरह कहते हैं ना, देखो गौर से मैं एक स्टेप करता हूँ। EMF 1 माइनस से हम प्लस पे जाते हैं, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट। तो मैंने लूप लिया है A B C D A, ठीक है। EMF 1 फिर यहाँ पे पहुँच गए तो माइनस I1 R1, फिर यहाँ पे पहुँच गए माइनस टू प्लस, फिर क्या होगा? प्लस EMF 2, फिर यहाँ पे पहुँच गई I2 R2, तो माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0। या हम कहते हैं EMF 1 प्लस EMF 2, और ये उस साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा? I1 R1 प्लस I2 R2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है? जो मैं इसको यहाँ पे लाऊँ तो क्या किस चीज़ के बराबर होगा? 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाउ? ये इक्वेशन जो शो करता है ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो देख सकते हैं द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स अस टोटल एनर्जी सप्लाइड टू दी सोर्स टू डू वर्क ऑन द चार्ज। ये तो EMF है ना, हम देते हैं कि हमें ये क्या होता है? चार्ज जो है वो सप्लाई करते हैं किस चीज़ को? लोड को, ठीक है। IR ये क्या करता है?
ये एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, डिसिपेट करता है, डिसिपेशन का मतलब यूज़ करते हैं। तो चार्ज गेन में दे दिया, एनर्जी गेन हो गया, और यहाँ पे एनर्जी लास्ट, जितना एनर्जी में देता हूँ उतना एनर्जी ये क्या होता है, लास्ट होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, वो है किरचॉफ जंक्शन लॉ, या इसको हम कहते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ जंक्शन लॉ। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। बेटा यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, जंक्शन किसे कहते हैं, जंक्शन का मतलब ये है 3 पॉइंट्स, 3 वायर्स कनेक्टेड हो। यहाँ पे 3 वायर्स कनेक्टेड है, 1 2 एंड 3। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये एक जंक्शन है और ये एक वायर है, ठीक है, और एक वायर ये हुआ, तो इसको हम जंक्शन कह सकते हैं? नो, दिस इज कॉल्ड नोड। इसको हम, वहाँ पे तो आप लोगों ने नहीं देखा, मैंने कहा ये एक मैंने पॉइंट लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वायर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस पॉइंट को हम जंक्शन नहीं कहते। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। नोड बिटवीन 2 पॉइंट्स होते हैं, और जंक्शन जो है वो हमेशा के लिए मिनिमम 3 वायर्स के दरमियान होता है। इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात। अब टुवर्ड द जंक्शन, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये वायर टुवर्ड द जंक्शन है, मतलब ये हो गया इनपुट। अब ये दोनों अवे फ्रॉम द जंक्शन है, तो ये होगा क्या, आउटपुट होगा। तो इनपुट बराबर होगा किस चीज़ के, आउटपुट के। सो I1 बराबर है I2 प्लस I3। लेकिन अगर मैं समीशन ले लूँ तो समीशन क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ आर करंट इज इक्वल टू 0। क्यों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेता हूँ ये 10 एम्पेयर है, यहाँ पे आ गया ये 7 एम्पेयर, यहाँ पे ये आ गया 3 एम्पेयर, तो 10 इज इक्वल टू 10 या 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस वजह से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि समीशन ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात। नाउ KCL इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यों, आपने देख लिया समीशन ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0, या इनपुट बराबर है किस चीज़ के, आउटपुट के बराबर है। तो ये हमें क्या देता है, जितने चार्ज गेन होता है उतना चार्ज लास्ट होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे ओबे होता है। ये फर्स्ट नंबर पैरामीटर है, ये फर्स्ट नंबर फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। क्लियर हो गई बात। Now the next conceptual question, that is question number 7. Why rise in temperature of a conductor is accomplished by a rise in resistance? तो आंसर देखें, the resistance offered by a conductor to the flow of electric current due to collision of free electron with atoms present in the lattice of the conductor। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, देखो कंडक्टर में हम टेम्परेचर के राइज से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। क्यों, ठीक है, कंडक्टर के राइज से, सॉरी, कंडक्टर में टेम्परेचर के राइज से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। क्यों, ये इस वजह से जब यहाँ पे करंट फ्लो शुरू हो जाता है, तो करंट फ्लो कब शुरू होगा, व्हेन द फ्लो ऑफ चार्ज या व्हेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या व्हेन द फ्लो ऑफ एनी चार्ज मूव इन द कंडक्टर। जब ये मोशन करेगा तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन या दूसरे एटम के साथ टकराएगा कि नहीं टकराएगा। अब जब वो उसके साथ टकराएगा तो कोलिजन आ गया। अब वो पार्टिकल, वो इलेक्ट्रॉन किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो कोलिजन करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स है सारे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये इसके साथ कोलिजन करे तो यह आ जाएगा इसके साथ कोलिजन, जब इसके साथ कोलिजन किया ये इसके साथ कोलिजन करेगा। इसी तरह ये कोलिजन बहुत ज़्यादा होंगे। जब कोलिजन ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे जो फ्लो है वो फ्लो में कमी आएगा, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि इस कोलिजन के वजह से टेम्परेचर राइज हुआ और उस टेम्परेचर से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, ठीक है, उसमें क्या आ गया, अपोजिशन आ गया। क्या आ गया, अपोजिशन आ गया। तो एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख सकते हैं, विद राइज इन टेम्परेचर दीज एटम गेन्स एनर्जी and vibrate with large amplitude, so their rate of collision with the free electron increase। जब collision increase हो जाए तो फिर क्या होता है, as a result
the resistance of a conductor at 0 degree centigrade, then the resistance of temperature 80 degree centigrade. मतलब यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, फिर हमने बाद में क्या किया, टेम्परेचर दे दिया, तो रेजिस्टेंस आएगा, चेंजेस आएगा रेजिस्टेंस में. डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इनटू टी. ठीक है, या डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर नॉट टी. ये अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है. ठीक है, या हम लिख सकते हैं आर टी जो टी डिग्री सेंटीग्रेड पे है, आर नॉट जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये बराबर है अल्फा आर नॉट इंटू टी. या इससे मैंने आर टी का वैल्यू निकाल दिया जो बराबर है आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी. या हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू डिवाइडेड बाय टेम्परेचर राइज. तो इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो आपको पता चल गया कि इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स. तो ठीक है, तो ये आ गया क्या, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 आ गया. नाउ कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या है, डज द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ प्रोवाइडेड बाय अ बैटरी डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ बैटरी. आंसर क्या है, नो. The direction of EMF provided by a battery does not depend on the direction of the current flowing through a resistor या through a battery. क्यों? ये क्यों डिपेंड नहीं करता? तो रीजन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, the electric current flow from negative to positive charge terminal, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव प्लेट्स, while in a battery या source the current by positive ions flow from negative to positive. ऊपर क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है. गौर से देखना है, गौर से देखना है, गौर से देखना है. ये मैंने सोर्स ले लिया, सोर्स ऑफ अ बैटरी. ठीक है, सोर्स से बाहर जो रेजिस्टर लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये प्लस टू माइनस है. ठीक है, ये प्लस टू माइनस है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस इंटू प्लस है. समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? माइनस इंटू प्लस. यहाँ पे जो आइंस का डायरेक्शन है, आइंस क्या होते हैं, वो भी चार्जेस होते हैं कि नहीं होते, तो उसका डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड पॉजिटिव होता है. लेकिन जो सोर्स है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है या फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव होता है. समझ रहे बात की? तो इस वजह से ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता. आप लोग देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में मैंने यही बातें लिखा हुआ है कि द सोर्स ऑफ ईएमएफ कैन बी टॉट बाय अ पंप डिवाइस. ठीक है, विच राइज दिस जो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो है ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, मतलब केमिकल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, लाइट की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, मैकेनिकल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है. तो इन सारों में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ठीक है, और बैटरी के डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, डिपेंड नहीं करते. कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9, वोल्टेज आर ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स. व्हाई? बिकॉज voltage is the potential difference between 2 points. Therefore, we take 2 points to measure voltage. तो देखिए आप लोग, voltage is the potential difference which is the work done on unit positive charge from lower potential to a higher potential. ये from lower potential और ये higher potential हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन from higher to lower है, हम against जा रहे हैं, तो ये एक पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया. ये हमेशा के लिए दोनों पॉइंट पे होगा, एक पॉइंट पे नहीं होता. रेफरेंस पॉइंट पे जो है वो इन्फिनिटी हम अगर हम लेते हैं तो वो इनफाइनाइट पॉइंट लेंगे अगर एक पॉइंट पे हम मालूम करते. क्लियर होगी बात? डायग्रामेटिकली तो ये हो गया. मैथमेटिकली ये क्या होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू. वर्क डन हो गया फ्रॉम ए टू वर्ड बी. ठीक है, फ्रॉम ए टू बी. तो ये वर्क डन हो गया किस चीज़ पे, चार्ज पे हुआ. इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. तो कंक्लूजन में आप लोग क्या लिखेंगे, वोल्टेज इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, नॉट अ सिंगल पॉइंट. ठीक है. Conceptual question number 10, the second last question. Is every EMF is a potential difference, or is every potential is an EMF? Yes, every EMF is a potential difference, but every potential difference is not an EMF. Reason क्या है, the work done in a moving unit positive charge from lower potential to higher potential on the behalf of internal energy stored in the source. मेन वजह ये होता है. ठीक है,
एक्सप्लेनेशन में देखें ये ट्रू नहीं है इन केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. Actually, potential difference between 2 points in the circuit is a burden by a charge is moving from high to lower potential by losing energy. ठीक है, by losing energy. असल में ये क्या है, ये है प्लस और ये है माइनस. यहाँ से ये प्लस चार्ज नीचे की तरफ आते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज हम मूव करते हैं तो एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है, एनर्जी गेन होता है. इस वजह से हम कहते हैं एवरी ईएमएफ इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बट एवरी पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट इन ईएमएफ. Now, the last question of the chapter number 12, that is how much charge flow in a pocket calculator each minute whose current is 0.001 ampere. मैंने तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि इतना चार्ज स्टोर होता है. कैसे, गिवन डेटा में लिखे टाइम कितना है, वो है 1 मिनट. 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड है. ठीक है, करंट बराबर है किस चीज़ के, 0.0001 एम्पेयर है. रिक्वायर्ड पे क्या है, चार्ज मालूम करना है. फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी. तो यहाँ पे कह रहे क्या, कैलकुलेशन करें. क्या करें, कैलकुलेशन. कैलकुलेशन में क्या करना है, Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी. तो आई कितना है, वो है 0.0001 मल्टीप्लाई बाय ये करें 60, तो इससे आ जाएगा 0.006 कूलम आ जाएगा. तो फिर हम लास्ट में क्या लिखेंगे, रिजल्ट. और रिजल्ट में क्या लिखना है, Q इज इक्वल टू 0.006 कूलम. ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर. इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 12. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.